हेलो फ्रेंड्स, श्री कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। एलिमेंट्स क्या होता है? तो अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, यानी कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में लागत में क्या क्या शामिल होता है, इसको बोलते हैं तत्व। और क्लासिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है वर्गीकरण, मतलब कॉस्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये दोनों हमको जानना है इस वीडियो में। अब तत्व और वर्गीकरण यानी कि एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि कॉस्ट क्या होता है, लागत क्या होता है। तो जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं यानी कि लागत, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि किसी भी सामान को जब हम खरीदने जाते हैं या कोई भी किसी दूसरे को कोई ऐसा काम देते हैं जो वह हमारे लिए करेगा, तो उसके बदले में हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, अमाउंट देना होता है उनको। ठीक है, तो इसी खर्च को हम लागत कहते हैं। यानी कि किसी सामान को प्राप्त करने में अगर हमको कोई पैसा देना पड़ा है या किसी से अगर हम कोई काम करवा रहे हैं तो उसके बदले में जो पैसे हमको देने पड़े हैं वो दोनों लागत है। ठीक है, इसी को अगर हम डिफिनीशन के रूप में लिखें तो total expenses incurred in production of goods or for providing services is called cost. Okay, तो कोई भी वस्तु के उत्पादन में जो भी खर्चे होते हैं या किसी को सेवा प्रदान करने में जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनके योग को, टोटल को हम लागत कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट। ओके, तो हमको टोटल एक्सपेंसेस लेना है। तो अब यहां पे जब बात आई है टोटल एक्सपेंसेस की, तो टोटल एक्सपेंसेस में किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो कुल खर्चे होते हैं उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। तो अगर आप कोई सामान बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल चाहिए यानी कि सामान बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जरूरी चीजें हैं, वो तो कच्चा माल चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बट अभी बस कच्चा माल। दूसरा, अब कच्चा माल अपने आप सामान तो बन नहीं जाएगा। अगर आप लकड़ी लेकर जाते हैं तो अपने आप फर्नीचर तो बनेगा नहीं, उसके लिए कारीगर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। ठीक है, तो जो भी लोग संस्था में काम करते हैं और हमारा काम प्रोडक्शन का है, तो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में या रिलेटेड प्रोसेस में जो भी लोग काम करते हैं उनको भी हमको पैसा देना पड़ता है, तो वो कहलाते हैं श्रम। यानी कि हमारे यहां जो मजदूर काम करते हैं, मजदूरी कह सकते हैं आप इसको। और तीसरा, इनके अतिरिक्त अन्य व्यय जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं मटेरियल और लेबर के अलावा, उनको हम व्यय में शामिल करते हैं। तो मटेरियल हो गया पहला आइटम, दूसरा श्रम है यानी कि लेबर, और तीसरा हो गया एक्सपेंसेस। तो ये तीन तरह की चीजें शामिल होती हैं हमारे कॉस्ट में। कोई भी सामान बना रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन तीनों के अतिरिक्त और कोई खर्चा नहीं होता है। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन्हीं को एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो तत्व यही है, इन्हीं तीनों को एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब बात आती है कि जब यही तीन चीजें होती हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन में या सेवा प्रदान करने में, तो फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है।
तो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण अलग अलग आधार पे किया जाता है, ये तत्व नहीं है, ठीक है। उसमें जो कंपनी है उनके अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे उत्पादन हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया यानी कि प्रशासनिक काम हो गया, फिर सेलिंग एंड मार्केटिंग का काम हो गया। तो इन सब से जुड़े हुए खर्चों को हम अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं। सेल से रिलेटेड खर्चों को सेलिंग एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। उसी तरह प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस में डाल देते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में डाल देते हैं। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो वो तत्व से अलग है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट से अलग है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बात की है अभी, एलिमेंट्स में तीन चीजें शामिल होती हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेज। अब इन तीनों को आगे अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है हमारा मटेरियल। तो वैसे तो तीनों को सेम तरीके से बांटा गया है। अगर आप बात करेंगे मटेरियल का, लेबर का या एक्सपेंसेस का, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को सेम तरीके से बांटा गया है, एकदम समान तरीके से। तो मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसी तरह से लेबर भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। और एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो ये है इनके फर्दर क्लासिफिकेशन। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीनों को सेम तरीके से बांटा गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब सबसे पहला मटेरियल। मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो वो सभी वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी दूसरे वस्तु को बनाने में उपयोग होती हैं, उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल में खास बात यह है कि जैसे ही हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रति इकाई लागत यानी कि एक यूनिट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल कितना खर्च होता है, यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रति इकाई लागत ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वैसे इनडायरेक्ट मटेरियल का भी इस्तेमाल सामान को बनाने में होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में शामिल नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि फर्नीचर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो फर्नीचर का जो प्रोडक्शन होता है उसमें लकड़ी यानी कि वुड्स शामिल होता है। बिना लकड़ी के हम फर्नीचर नहीं बना सकते हैं, और एक फर्नीचर को बनाने में कितने लकड़ी की कितनी मात्रा लगेगी ये भी हमको पता होता है, और उसकी लागत हमको पता होती है। तो वुड्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर को बनाने में कील भी लगती है, ठीक है। अब कील की कितनी मात्रा लगेगी ये हमको नहीं पता है। उसी तरह से बनाने में फेविकॉल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका भी कितना मात्रा इस्तेमाल होगा, किस मात्रा में फेविकॉल का इस्तेमाल होगा, यह भी हमको नहीं पता होता है। मटेरियल तीनों हैं, तीनों प्रत्यक्ष रूप से लगेंगे फर्नीचर में, लेकिन इसकी क्वांटिटी हमको प्रति इकाई फर्नीचर के पता है, जबकि कील और फेविकॉल के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लकड़ी जो है वो प्रत्यक्ष हो गया, और ये दोनों अप्रत्यक्ष हो गए, ठीक है। तो लकड़ी हमारा प्रत्यक्ष सामग्री हो गया, और कील और फेविकॉल अप्रत्यक्ष हो गए।
इसके अलावा कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं लेकिन जिनकी जरूरत पड़ती है सामान के उत्पादन में। ठीक है, जैसे अगर हम कोई मशीन चला रहे हैं तो उसको स्मूथली चलाने के लिए हमको ग्रीस की जरूरत पड़ती है, ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस ग्रीस को भी हम यहां पे शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष मटेरियल हो गया, अप्रत्यक्ष मटेरियल हो गया। तो अगर परिभाषा की बात करें तो ये है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल के डेफिनेशन। मतलब मटेरियल विच आर यूज्ड डायरेक्टली फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड पर यूनिट कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। तो जो सामान प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में लग रहा है और उसका हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं तो उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला, प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में लगना भी चाहिए और हमको पर यूनिट कॉस्ट निकालना भी आसान हो। ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ इतना लग जाएगा, तो उसमें आपका वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या है? मटेरियल विच आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और विच इज डायरेक्टली यूज्ड बट पर यूनिट कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। सो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। मतलब या तो वो डायरेक्टली लग नहीं रहा है सामान बनाने में, ठीक है, या अगर लग रहा है तो प्रोपोर्शनेटली हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक यूनिट में इतना ही सामान लगेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल में अभी जैसे बात कर रहे थे फर्नीचर की, तो फर्नीचर में लकड़ी अगर कितने क्यूबिक फीट लगेगा ये हमको पता होता है, यहां अनुमान के आधार पे भी सही तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, और लगभग उसी के आसपास लगेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। बट जब हम कील की बात करते हैं, फेविकॉल की बात करते हैं, ग्रीस की बात करते हैं, तो वो उसका हमको अनुमान नहीं होता। एक फर्नीचर में कितना फेविकॉल लग जाएगा हमको नहीं पता होता है ना। तो इसीलिए आप कॉस्ट जो है वो इतना माइनर हो गया है कि उसका पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एक पूरे फर्नीचर को बनाने में कितना लग जाएगा वो हमको नहीं पता होता है, और या तो वो डायरेक्टली यूज ही नहीं हो रहा है। तो ये दो तरीके के मटेरियल हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसके बाद बात करते हैं हम लेबर कॉस्ट की। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लेबर कॉस्ट भी दो तरीके से बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लेबर कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब होता क्या है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट? तो अगर हम सामान बना रहे हैं और उसमें कोई लेबर प्रत्यक्ष रूप से उसी सामान को बनाने के लिए काम कर रहा है, मतलब वो उसका रूप बदल रहा है, जो सामग्री है उसका रूप बदलकर उसको उत्पादन के बाद फिनिश्ड गुड्स यानी कि तैयार माल बना दे रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर में कौन आ जाएंगे? जो प्रत्यक्ष रूप से सामान बनाने में नहीं लगे हुए हैं लेकिन वो कोई और ऐसा काम कर रहे हैं जो सामान बनाने में मदद कर रहा है या किसी भी तरह से संबंधित है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें डायरेक्ट लेबर की, तो डायरेक्ट लेबर में एग्जाम्पल आ जाएगा लेबर इन प्रोडक्शन, ओके। और अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा सुपरवाइजर का या गार्ड जो कि गेट पे खड़ा होता है। तो ये दोनों इनडायरेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में लगे नहीं हुए हैं, बट इनको देखने के लिए सुपरवाइजर की जरूरत है। ठीक है, फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए गार्ड की जरूरत है। तो ऐसे लेबर कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। अब अगर हम बात करें डिफिनीशन की, तो डायरेक्ट लेबर का डिफिनीशन क्या होगा? तो labor which change the size, shape and color of material to make it ready for sale। मतलब ऐसा श्रम जो किसी भी कच्चे माल का रूप, रंग और आकार बदल के उसको बिक्री योग्य बनाता है,
तो उसको हम प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं, डायरेक्ट लेबर कहते हैं। लेकिन ऐसा श्रम जो किसी भी वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, मतलब वो रूप रंग आकार नहीं बदल रहा है, बल्कि जो लेबर ऐसा कर रहे हैं बस उनकी मदद कर रहा है किसी न किसी रूप में, तो उसको हम अप्रत्यक्ष श्रम कहते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो आप एग्जांपल देख ही चुके हैं, लेबर इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, और यहां पर है सुपरवाइजर और गार्ड। तो जो लेबर मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं उनको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, और जो लेबर अलग से सुपरवाइजर के तौर पे, गार्ड के तौर पे, या साफ सफाई वाले जो होते हैं उनके तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनको हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस को भी दो भागों में बांटा गया है, ये भी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्या मतलब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का? तो खर्च, कोई भी खर्च जो वस्तु के उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है और जिसमें उत्पादन के साथ अनुपातिक रूप से उतार चढ़ाव होता है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी खर्च जो अनुपातिक रूप से घटता बढ़ता नहीं है और प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन से संबंधित नहीं है, उसको हम अदर एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो रॉयल्टी इसमें आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि जब आप खनन करते हैं, ठीक है, किसी भी जमीन में दबे हुए तेल, कोयला, ये इन सब का खनन करते हैं, तो उसके साथ आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है जो आपको पर यूनिट देना पड़ता है, यानी कि पर केजी देना पड़ सकता है, पर टन देना पड़ सकता है। तो इनका जब खनन करते हैं तो आपको रॉयल्टी चुकाना पड़ता है, इसीलिए ये पर यूनिट आसानी से निकाले जा सकते हैं, और जितना उत्पादन होगा उसी के साथ ही अनुपातिक रूप से घटेंगे या बढ़ेंगे, तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? तो लाइटिंग का जो खर्चा होगा ऑफिस का, या वाटर का एक्सपेंसेस होगा, क्लीनिंग का एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो ये जितने भी खर्चे होते हैं ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, न तो ये मटेरियल में जा सकते हैं, न ही लेबर में जा सकते हैं, तो ये आपके एक्सपेंसेस में आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो वो खर्चे जो किसी भी प्रकार से उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनका पर यूनिट कॉस्ट निकालना आसान होता है। लेकिन ऐसे खर्चे जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं, और इनका प्रति इकाई लागत निकालना आसान नहीं होता है। तो ये है आपके एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब अगर इस पूरे टॉपिक में आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।